अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म के मुल्क से फ़रार होने और कौमी असम्बली तहलील किए जाने के बाद बनने वाली सूरत हाल पर हमारे यहाँ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। आज कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन बेंचेस को मुखातिब करते हुए कहना था कि शुक्र है हमारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये सिस्टम कब तक ऐसे चलेगा जहाँ दिहाइयों से गरीब का इस्तेहसाल हो रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जहां बिजली का बिल ज्यादा आने पर एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है, तो कोई बिजली का बिल जमा करवाने के लिए अपनी सेहत पर समझौता करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक बाप महंगाई से तंग आकर अपनी दो बेटियों को छुरी से ज़िबा कर देता है। वहां हमारी हुकूमती नुमाइंदगान इस बात पर मसरत का इजहार कर रहे हैं कि शुक्र है ये निज़ाम चल रहा है। शायद वो इस बात पर मुतमईन है कि उनका अपना सिस्टम, अपना निज़ाम चल रहा है और फिक्र नफाका ऐशकर काका की बुनियाद पर काम जो है उसको चलाए जा रहे हैं, या ना कोई इस बात की फिक्र है कि बिजली का बिल कैसे जमा करवाना है, ना ही इस बात का गम है कि रात की रोटी का बंदोबस्त कहां से और कैसे होगा। हालिया दिनों में मुल्की मईशत के हवाले से हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से तवातुर से ये ऐलानात सामने आ रहे हैं कि मईशत की बहाली के लिए इत्तेहादी हुकूमत शबाना रोज मेहनत कर रही है, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका शायद ये बात समझने से कासिर है कि फलती फूलती मईशत माशरे में बढ़ते अदम मसावात के सामने नहीं टिक सकती। अगर हम बांग्लादेश की ही मिसाल ले लें तो बांग्लादेश के माशी अशारिये पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। बांग्लादेशी मईशत दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली मईशतों में से एक है। गुज़िश्ता माली साल बांग्लादेश की तरक्की की शरह 6.75% थी, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल भी 6% से जायद ही रहेगी। अगर बात की जाए गुर्बत की तो गुज़िश्ता 14 साल में बांग्लादेश में गुर्बत में 50% से जायद की कमी वाक़ई हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2010 में बांग्लादेश में गुर्बत की शरह 11.8% थी, जो कि कम होकर महज 5% तक आ गई है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जो इक़दामात हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि गुर्बत में कमी क्या होनी है, उल्टा ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं जो कि मुल्क में मजीद बेरोजगारी का सबब बनेंगे। एशिया इंटरनेट कोलिशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर एक ऐसा बिल मुतारिफ करवाना चाहती है या जा रही है जो कि पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए ना सिर्फ बेरोजगारी का सबब बनेगा बल्कि मईशत को बुरी तरह मुतासर भी करेगा। एशिया इंटरनेट कोलिशन ने मुतनब्बे किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह की कानून साजी हो गई तो पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में 4.7% तक इजाफा हो जाएगा, जिससे 32 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर्स के नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ये कुछ मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी भी दी गई है, जिससे PTI मखसूस नशिस्तें हासिल करने से महरूम हो जाएगी, क्योंकि इस बिल का इतलाक माजी से किया गया है। क्या एक कानून साजी के जरिए किसी अदालती फैसले की नफी की जा सकती है? ये एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा पावर शो भी किया गया, जमात इस्लामी भी सड़कों पर है, इनकलाब के नारे भी पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, लग रहे हैं। तो ये सूरत हाल कहाँ जा रही है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर निसार जट ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, आप लोगों ने तो मशवरा भी दे दिया प्राइम मिनिस्टर को कि फोन करके पता करने भागने का तरीका जो है वो क्या है, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको लगता है कि हमारे मुल्क में, मैं तो खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, कि हालात वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो भी तब्दीली वहाँ पर आई सर 300-350 हलाकतें शहादतें वहाँ पर हुई हैं। खुदा ना करे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल आए, लेकिन आप लोगों ने एक तो रस्ते का भी एडवाइस कर दिया कि ढूंढ लें, दूसरा कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, तो प्लान क्या है? थैंक यू वेरी मच, यू इनवाइट मी हियर टुडे। देखें, मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की नाअहलियों की वजह से और पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी और जो अनसर्टेनिटी हो चुकी है, मेरा ख़्याल है कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि वो उन्हें दुरुस्त कर सके, क्योंकि वो अवामी मैंडेट के साथ आई ही नहीं है, वो लाई गई है। और ये सारा क्राइसिस कब से शुरू होता है? जब आप रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप एक सिटिंग वज़ीर आज़म को जो है उसके खिलाफ आप करारदाद आप लेकर आते हैं और आप उसको निकाल देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं तो वैसे वो गिला करते हैं कि हम शिकायत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा, उन्होंने कहा 50 साल में कोई भी असेंबली आईनी तरीके से नहीं गई, तो फिर उसमें ये भी शामिल है जो आप लोगों जी मैं समझता हूँ कि ये देखें, अपना जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ना, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने सबक भी आज तक नहीं सीखा। प्रॉब्लम कहाँ है? चलें, हम पर इल्ज़ाम है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया था,
मरियम बीबी को गिरफ्तार कर लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था। आप लोगों ने क्या सबक सीखा? आप उसी डगर पे आज उसी जगह पर खड़े हैं। आप लोगों ने वैसे सीखा, गलतियां तो थी सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जमहूरियत जो होती है ना जी, वो बहते समंदर की तरह होती है और वो अपना रास्ता खुद बनाती है और ये जमहूरियत के लिए रास्ता बनता जा रहा है। ये मैं पाकिस्तान की तारीख में इसे खुश आइन समझता हूँ कि जब आपकी आवाम जो है वो इतनी अवेयरनेस रखती हो और वो सड़कों पर आकर खड़े होकर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें। खुदा न करे कि शहबाज शरीफ साहब को भागना पड़े। सही है। मैं जनरल आपको बताऊं कि हम इस बात के मुतम्मल नहीं है कि वो भागे यहाँ से, कि उनको हसीना वाजिद वाला रास्ता था, लेकिन वो जा इस तरफ रहे हैं, वो उनकी हरकत ऐसी हैं, वो इसी तरफ जा रहे हैं और हम उनको इस तरफ से आने से बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? हम इसलिए हम कह रहे हैं, हम नहीं, मेरी बात सुने। वो हमें क्यों कहते हैं डायलॉग करने के लिए? वो आप अपनी सफ़ों में तो दुरुस्तगी लेकर आए। उनसे आज मेरा सवाल है, कहाँ है वोट को इज्जत दो का नारा? कहाँ गई वो बातें? क्या आप लोगों ने तो उसके बेनिफिशरीज होकर रजीम चेंज के बाद से लेकर आज तक जो जुल्म और सितम के पहाड़ फिजिकली और प्रैक्टिकली अवाम के ऊपर बोझ डालकर जो आप लोगों ने किरदार अदा कर दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख में अवाम इन्हें कभी माफ करने वाली नहीं। कहाँ है वोट को इज्जत दो का नारा? मैं पूछ लेती हूँ। अली साहब ने ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया अली आपका, आपके वक्त के लिए। अली ये आपने सुनी है अभी थोड़ी बहुत बात डॉक्टर साहब की भी, वो कहते हैं कहाँ गया वोट को इज्जत दो का नारा? थोड़ा सा मुझे बताएं आप लोगों की अपनी असेसमेंट क्या है इस वक्त सिचुएशन की? एक तरफ हाफिज नईम साहब जो है वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि इनकलाब लाने के लिए तैयार हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। और एक जो मिसाल कल हमें मिली खित्ते के अंदर, जिस तरह की तब्दीली बांग्लादेश के यूथ ने लेकर आई है, वहां पर उनके वज़ीर आज़म को भागना पड़ा, किस तरह से देख रहे हैं आप लोगों को? कोई अपने लिए कोई रिस्क, कोई अनसर्टेनिटी महसूस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बात है कि आपके प्रोग्राम की वसातत से मेरे जो भाई बैठे हुए हैं, मैं और जो इन्होंने बातें की हैं उसका भी जवाब दूं, और जो जिस हसीना वाजिद के ये चर्चे कर रहे हैं उसका भी इनको आईना दिखाऊं थोड़ा सा। देखें, गुजारिश ये है कि हसीना वाजिद के वालिद की तस्वीरें लगा के और दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के ये आज तक कौन सा इनकलाब आवाम को सुनाते रहे हैं, और आज भी वो ट्वीट पर वो तस्वीरें हैं। तो लम्हा फिक्रिया तो इनके लिए होना चाहिए कि उसके मुजस्मे आज टूट गए हैं, और उसकी जो मतलब है कि वो बेटी थी या पोती थी, वो मतलब है कि वो वहाँ से मतलब है कि उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि अब उसके बाद इनको वो ट्वीट से वो तस्वीरें हटा देनी चाहिए जो ये इदारों के ख़िलाफ़ आग उगल रहे थे और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ ये ट्रोलिंग करवा रहे थे, उस पर इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सर ट्वीट्स तो आपके भी कुछ रहनुमाओं को उतारने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब भी उनको इनकलाबी करार देते रहे माजी में, नवाज शरीफ साहब उनको इनकलाबी करार देते रहे माजी में। और दूसरी बात सर ये है, कल से आपके सभी रहनुमा आके टीवी पर यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बाप और बेटी। सर क्या कंपैरिजन है? वो दो अपने इंडिविजुअल्स हैं, एक की गलती आप दूसरे के सर पर तो नहीं डाल सकते ना, या दोनों का कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। वो हयात भी नहीं है कि आप ये कहें कि वो उनको एडवाइस देते थे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वहाँ पर तब्दीली कैसे आई। चलें, आप उसी पे बात कर रहे हैं। ज़्यादा बेहतर होता कि अपने मुल्क के मसाइल पे बात करते, लेकिन आप उसी पर बहस कर रहे हैं दोनों। तो मैं नहीं, मैं बहस नहीं उस पे, मैं तो आपसे सवाल पूछूं कि आप इनको कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की भी उतरवा दें। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, वो एक आपके ही मतलब है कि जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि बोलो पेंसिल इनकलाब कैंसल। तो जो अरकान पार्लियामेंटेरियन 3 बजे का खाना खाकर कौमी असम्बली के सामने दरियां बिछा के और 7 बजे भूख हड़ताल ख़त्म कर दें और 8 बजे फिर खाने की टेबल के ऊपर किसी 5 स्टार होटल के अंदर बैठे हों, कम अज़ कम वो इनकलाब नहीं ला सकते। ठीक है। और इस पर तो फिर जो है वो खान साहब को सोचना होगा कि जो आवाम के नुमाइंदे थे जो पार्लियामान के अंदर आए हैं, मतलब है कि वो उनको किस तरह से उनकी तहरीक को आगे से तक़वियत पहुँचा रहे हैं। और हर जलसे के लिए इनको किसी न किसी अदालत का दरवाज़ा
दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि अदालत साहिबा हम इनकलाब लाना चाहते हैं, काइंडली हमारी दरख्वास्त पर हमें जलसा करने की इजाज़त दें। इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त न मिली तो बाहर के स्वामी में चले गए और वो इनकलाब इनका कैंसिल हो गया। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं, इनकलाब कैंसिल हो गया, मैंने मान लिया आपकी बात, नहीं सर इजाजत देना, इनकलाब कैंसिल हो गया, मैंने मान लिया आपकी बात, ये जो भूख हड़ताल कर रहे हैं ये तो नहीं ला सकते इनकलाब सर, लेकिन कल जो सवाबी में लोग इन्होंने जमा किए सर, वो इस मुल्क के अवाम है, वो भी इनकलाब नहीं ला सकते, जो हाफिज नईम के साथ लोग बैठे हैं वो भी इनकलाब नहीं ला सकते। देखिए बात ये है कि अपनी सूबाई हुकूमतों के जरिए लोगों को जमा करना कोई तहरीक नहीं होती। आप किसी भी सूबाई हुकूमत को कहें, वो चाहे हाफिज नईम साहब की हुकूमत नहीं है पंजाब में करके दे देंगे, वो तो बैठे तो देखे नहीं, तो हाफिज नईम साहब के कोई लाखों बंदे तो नहीं है ना मादरत के साथ। और दूसरी बात ये कि अगर हाफिज नईम साहब की जमात इतनी पॉपुलर है तो उसकी असम्बली में नुमाइंदगी क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है। और जो हाफिज नईम साहब के मुतालबे हैं वो एक अलग बहस है। वो इसलिए कि ये IMF से पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कर्जे जो हैं वो तो PTI ने लिए थे, डॉक्टर साहब की पार्टी ने, और उन कर्जों के लेने के बाद कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया। जिस KPK में कल वहाँ के वज़ीर आला खिताब कर रहे थे, उनसे पूछा जाए कि आज तक आप पेशावर में एक भी फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके, 15 साल से आपकी हुकूमत चली आ रही है, आज तक आप पेशावर को जो है वो सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके, जहाँ पर आपकी 15 साल की हुकूमत है। सूबा आपकी कारकर्दगी की वजह से कर्जों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकरूज सूबा ये है। वहाँ के लोग बिजली के बिल अदा नहीं करते, आपने वहाँ पर सिविल नाफरमानी का एक माहौल खड़ा किया हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी जानिब वापस आती हूं, मैंने ब्रेक में है जो आज मुआशी जो हालात हैं वो PTI की हुकूमत के ही पैदा कर दें मुआशी हालात। ठीक है, मैं दूसरी बात ये कि ये अपनी मेरी गुजारिश सुन लें जास्मीन साहिबा, एक बात तो करने देना, 1 मिनट तो बात करने देना। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पॉपुलैरिटी का इनको खुमार है, जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ है, इनका कैंडिडेट 4थे नंबर पर वहाँ पर आया है। हाँ। जब ये RTS सिस्टम के जरिए मुल्क में मुसल्लत हो रहे थे, उस वक्त भी कोई इनकलाब लाना चाह रहे थे। जब आज ये पुकार के कहते हैं कि हम तो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, क्या ये स्टैब्लिशमेंट से बात करके फिर लेकिन मैं करना नहीं चाह रही, मुझे इजाजत दे, मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर साहब बड़ी लंबी चार्जशीट है, वो कहते हैं जी जो हाई टी के टाइम के ऊपर करते हैं भूख हड़ताल, वो इनकलाब नहीं ला सकते। तो वो जो सवाल मेरा था उसका शायद उन्होंने जवाब दे दिया कि वो कोई खौफजदा नहीं है आप लोगों से। इन्होंने कहा कि जी जमात इस्लामी के पास कौन से बंदे हैं, थोड़े से लोग हैं। बंदे के पास शर्म हो ना तो बंदा एक ही काफ़ी होता है। ये बेशर्म हो गए हैं। माफ़ज़त के साथ है मेरा छोटा भाई, लेकिन ना अब ये बेशर्म हो गए हैं। इन लोगों ने ना पाकिस्तान को इस तरह नोच के हाथ में पकड़ा दिया है ना कि ये इन लोगों को पता अब प्रॉब्लम है कि ये पागल हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। इनकी पार्लियामेंट में बातें और हैं, बाहर और हैं। पार्लियामेंट में ये तरले करते हैं, बाहर ये धमकियां देते हैं। ठीक है जी, पार्लियामेंट में कर रहे हैं तरले, क्यों नहीं करते? रोज शहबाज शरीफ खड़े होकर कहता नहीं है मैं तो दावत दे रहा हूँ, मैं तो दावत दे रहा हूँ। और हम कहते हैं हमें क्यों दावत दे रहे हो? माजी करके हमें ताने मारते हो। जो करतूत ये भागे नहीं थे मुल्क से, मुशर्रफ दौर में ये नहीं भागे, डील करके गए फिर आए। उसके बाद ये लोग नहीं अपना 2000 प्लेटिलर्स जब इनके हो गए 50 रुपए के स्टाम्प पे फिर भागे, फिर आए। इन लोगों ने फिर भी सबक नहीं सीखा, जबरी तौर पर फिर भी इन्होंने फिर भी सबक नहीं सीखा। ये मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये उसी जगह पर खड़े हैं जहां से ये निकाले गए थे। अब उसकी मिसाल बड़ी बुरी बनती है, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा आपके प्रोग्राम में, कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन इनके मैं माजरत के साथ इनको कोई खौफ इसलिए नहीं है कि इन लोगों को ये लगता है कि हम हुकूमत में हैं, हम बड़े फ्री फॉल खेल रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। कहते हैं आपका फैलाया हुआ जो सारा मामला है उसको समेट रहे हैं। अभी तक इन्होंने सारी जिंदगी हुकूमत की, शहबाज शरीफ की हुकूमत का टेन्योर, नवाज शरीफ पेशावर को नहीं दिया, तो इन्होंने पंजाब में दूध की, कल लाहौर का अशर देखा। तो बारिश हो जाए तो फिर अब ये तो मतलब बारिश हो जाए तो फिर बारिश तो इस्लामाबाद में भी होती है, नेचुरल है ना। फिर बारिश इस्लामाबाद में भी होती है। यहाँ पर कितने घर बह जाते हैं। कोई ऐसा होता है? ऐसे नहीं होता।
दिफा करें आप जरूर उनको, लेकिन अपना अच्छे अंदाज से करें। अगर आप पानी में खड़े होकर टिकटॉक बनाए तो फिर मैं समझता हूं कि अब यकीन करें कि अब मैं इस बात पर हूं कि ये जिस स्टेज पर ये लोग आ गए ना, अब इनसे बहस करना ही फजूल हो गया है। इनकी सुई कहीं और अटकी हुई है। इन लोगों ने नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसको दफन करके उसका जनाजा निकाल दिया है। हाँ। ये अगर उसके जनाजे को कांधा देके या तो उसको जाकर लैद में उतार हैं, अगर लैद में नहीं उतारते तो उसको संभाला दे के पाकिस्तान को बचा लें। चले, मैं इनको इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं, अगर इनमें अक्ल और शऊर नाम की कोई जरा सी भी चीज होगी ना तो ये इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। वापस आके जो आपने कहा कि बयानिया दफन कर दिया, इस पर भी बात करेंगे। जो बिल मंजूर हुआ है आज, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले निसार जट साहब बात कर रहे थे, अली वो नुक्ता जो उन्होंने छोड़ा थोड़ा सा उस पर कमेंट कर दें। वो कहते हैं जी आप लोगों ने तो अपने ही कायद का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो का, उसको ही दफन कर दिया। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि इनकलाब नहीं ला सकते, लेकिन जलसा आप माने या ना माने बहुत बड़ा पावर शो था सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अब NOC मिले या ना मिले, हम सितंबर के पहले हफ्ते या अगस्त के आखिर में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले। देखें, रोका तो इन्हें पहले भी किसी ने नहीं है। और मादरत के साथ जो सियासी जलसे होते हैं, जो इनकलाबी लोग होते हैं, वो इजाज़त नामों के मरहून मिन्नत नहीं होते। और वो जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक भूख हड़ताल नहीं करते। और जिस बांग्लादेश की मिसालें दे रहे हैं वो किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं आया, वहाँ पर हुकूमत नहीं हटी, वो तलबा का एहतजाज था। और वो एहतजाज कोटा सिस्टम के ऊपर था, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के दौर से चेंज नहीं आया। और ख़ास तौर पर जो ये बातें करते हैं, मतलब है कि महंगाई की इनका इशू है, ये इशू करते हैं, बनाते हैं कि जनाब ये इलेक्शन था। मतलब एक तरफ KPK का इलेक्शन है, वो जहाँ से ये जीते हैं उसको तो तस्लीम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ से ये हारते हैं उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। अभी ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं वहाँ पर आप देख लें, मुल्तान से ये इलेक्शन आ रहे हैं, लाहौर से ये इलेक्शन आ रहे हैं, कसूर से ये इलेक्शन आ रहे हैं। तो जाहिर है जहाँ पर ये हार जाते हैं वहाँ पर ये इनकी शुरू से आदत है। वहाँ पर ये बहुत आवाज़ें लगाते हैं कि जनाब यहाँ पर धांधली हो। पैटर्न है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सर एक बात आपने भी जो बात की ना, आपने बड़े आराम से कह दिया कि इजाजत का इंतजार नहीं करते। आप हुकूमत में होते हुए इनको कानून तोड़ने की राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। ये अगर इजाजत लिए बगैर आए तो आप लोग कहते हैं कि फसाद चाहते हैं, इजाजत लेकर आए तो आप कहते हैं इनकलाब नहीं ला सकते। नहीं जैस्मीन साहब, उसका एक मसला है। मसला ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक इंतशार पसंदों का एक जत्था है। और जो मुल्क पर RTS सिस्टम के ज़रिए जो है वो इलेक्शन जीत कर धांधली के ज़रिए पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ। और उस वक्त जब ये मुसल्लत हुआ तो उस वक्त मईशत बेहतर हालात में थी। ये कैसे आए वैसे? चले वो तो 2018 में आपके साथ इन्होंने बुज़दार जैसे लोगों को वज़ीर, इन्होंने बुज़दार जैसे जैस्मीन, इन्होंने बुज़दार जैसे लोगों को वज़ीर आला बनाया। फराग गोगी जैसे लोगों को फ्रंट एक नेक्सस बना के, मुझे आप लोगों की ना एक बात में बड़ा इतराज होता है, मैं आपकी सारी बात मान लूंगी, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि इंतशार पसंद टोला है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप इस मुल्क के अवाम को अटैक कर रहे होते हैं। इस मुल्क की मेजॉरिटी ने इनको वोट दिया, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, तो आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम इंतशार पसंद है। नहीं, देखें बात ये नहीं है। बाकी पार्टीज को भी आप अगर कंपैरिजन करें तो बहुत थोड़ा फ़र्क है अगर टोटल वोट्स का। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो इनको रोका किसने था? ये मरकज़ में हुकूमत बना लेते हैं ना, एक जमहूरी अमल है। दूसरी और जब इनको हटाया गया था तो वो भी एक जमहूरी, अगरचे ये गैर जमहूरी तरीके के साथ आए थे, लेकिन इनको हटाने के लिए जो है वो अदम एतमाद किया गया, एक जमहूरी तरीका अपनाया गया। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया 9 मई के वाक़यात पर, और 9 मई के वाक़यात से पहले जो कुछ इन्होंने इस मुल्क के साथ किया वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। कोई सियासी पार्टी इस किस्म की हरकतें करती है, ये तो एक पुरतशद्दुद लोगों का एक गिरोह है। मैं आती हूँ, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। सर एक तो ये कि वो कहते हैं जी इजाज़तें लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये पुरतशद्दुद लोगों का एक गिरोह है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहता है। इन लोगों को किस तरह आप रिस्क ले सकते हैं? जलसों की इजाज़त, ये कहते पुरअमन है, जब इनको इजाज़त दी जाती है तो तशद्दुद प्रोग्राम कर लेना, फिर इस तरह ना करें ना। मुझे जवाब भी ले लेने देना। आप तो वो कहते हैं पुरतशद्दुद लोगों का गिरोह है, आपको इजाज़त कैसे देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको बताता हूँ। ये पुरतशद्दुद लोग वो हैं जिन लोगों के खिलाफ 9 मई के झूठे मुकदमात बनाकर उनके हलकों पर कब्जा करने की कोशिश की गई,
और उसके बाद जब इनसे काबू ना पाया गया तो फॉर्म 47 पर डाका मारा गया और उसके बाद ईवान में आकर इन्होंने हुकूमत बनाई और जब हुकूमत बनाने लगे तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इनकी बगल में बैठी, MQM इनकी बगल में बैठी, मांगे तांगे की हुकूमत लेकर इन लोगों ने काम चलाया और नतीजा आज क्या है? ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये घसी पिटी बातें हैं। मैं आप खुद काउंटर कर रही हैं, मुझे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। हालात ये हैं कि आपकी गंदम सड़कों पर रुल गई, किसान आपका सड़कों पर रुल गया, महंगाई का बोझ, पेट्रोल, आपकी बिजली, आपकी सुई गैस, आपकी जरूरतें अशिया आसमानों पर पहुंच गई हैं। ये चाहते बताऊं क्या है? ये कहते हैं इजाजत लेकर क्यों? इनको यही नहीं पता कि अगर हम इजाजत लेते हैं तो हम अच्छे लोग हैं, हम सिविलियंस हैं। अगर हम नहीं, मेरी बात सुने, ये कहते हैं हमने रोका कब? यहाँ पर जिस वक्त इमरान खान साहब ने जलसा किया था तो मोटरवेज किसने बंद किए थे? इन लोगों ने उस वक्त जो फिरौनियत और यजीदियत दिखाई। यजीद ने क्या किया था? यजीद ने यही किया था ना कि स्टेट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। इन लोगों ने वो काम किया और इन्होंने वो काम करके उसके मेरी बात सुने, हम लोगों ने सारा कुछ कर करा के, मैं तो हैरान हूं, इनको दाद देता हूं, यकीन करें इनके कॉन्फिडेंस लेवल को कि इतना बड़ा पाकिस्तान में सेटबैक है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपकी फेलियर की तरफ चली गई हैं, पुलिस आपकी फारग हो चुकी है, करप्शन आपके रूज पे पहुंची हुई है, कत्लो गारत अरूज पे पहुंची हुई है। और ये कहते हैं इजाजत लेकर, ये बताओ क्या चाहते हैं? ये जब कर कुछ नहीं ना सक रहे, अब इनकी मजबूरी है कि हम इनको धक्के देके निकालें। लेकिन मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से भागना नहीं चाहिए। वो बैठे हैं, ये अपनी इस्लाह करें, हुकूमत अपनी इस्लाह करे। आपको नहीं लगता आप लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी इस्लाह करने की जरूरत है? आपने भी कहा कि इनके साथ पीपल्स पार्टी उनके बगल में आके बैठ गई, वो आपके साथ बैठने को भी तैयार थी। आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप कहते हैं फौज से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। मेरी बात सुने, डेडलॉक है किधर? इधर ही है सर। आप बात नहीं करना चाहते? पार्लियामेंट में डेडलॉक नहीं है, पार्लियामेंट में डेडलॉक नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, आज तक आपका आइन, आप उस मुल्क में बैठी हैं जिसका आइन टूट चुका है, आप उस मुल्क में बैठी हुई हैं, तो फिर आइन जब टूटे और जब जिस बात से टूटे, आप उनको नहीं बीच में रखना चाहते। किसने कैसे आइन? ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। और आप उनसे बात करना चाहते हैं? मेरी बात सुने, मेरी पूरी बात, आप मुझे बात करने का मौका, मैं 2 पैरा में बात कर रहा हूं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट से हम कोई गेट नंबर 4 या डिग्गी में बैठकर नहीं जा रहे। ये वैसे तो कहते थे ना कि वो हो जी, शहबाज शरीफ साहब को कैंसर था जी, वो वैगन में बिठा लिया, कमर में दर्द, डिग्गी में छुप के गेट नंबर 4 से जाके हुकूमत लेना, उस वक्त इनको दर्द ना हुई। सर आप खुल के मांग रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात तो सुने ना। हमने 2 फेज में बात की है ना। हमने एक अपने पार्लियामेंट में जो है महमूद खान अचकजई साहब, हमने उनको कहा कि जी आप बात करें। किससे? वो पॉलिटिकल लोगों से वो बात कर रहे हैं। ये भी पॉलिटिकल लोग हैं। तो हमने किससे करनी है? लेकिन इमरान खान ने कहा मौसम का हाल पूछो, मेरी बात सुने ना, 9 मई का जो वाकया है, 9 मई का वाकया साजिश हुई है और उस ब्रेन ने की है जिसने साने मॉडल टाउन किया है। ठीक है, वो इस वक्त का वजीर दाखिला था, उसके हाथों से ये 9 मई की गेम डली है। हम इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहते हैं। 9 मई के वाकयात की लड़ाई में बराह रास्त जो हमें अफवाज पाकिस्तान से लड़ाया गया है, हम उस पर क्लियर स्टांस रखते हैं। हम अपने क्लियर स्टांस रखते हैं कि 9 मई पे अगर बात होनी है तो वो होनी है एस्टैब्लिशमेंट से, वो अफवाज पाकिस्तान से होनी है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम बैठकर अपने टीवी प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूं, क्योंकि ब्रेक दूसरी बात, इनको जो आज जो मशवरा दिया गया ना कि आप हसीना वाजिद को राब्ता करें कि भागना कहते, वो बैरिस्टर गौर साहब ने पहली मरतबा पार्लियामेंट में, उन्हें पता नहीं था ना कि इनके पास बड़ा तजर्बा है ये मुल्क से भागने के। इनको फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वरना फिर अली का जवाब मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। मैं तफसील से जवाब देती हूँ इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, अली साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? ब्रीफली कीजिएगा, आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल मंजूर कर लिया गया आज दोनों ईवानों से, इसमें मैं ज़रूर चाहती हूँ कि हम बात करें। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर आइन की तौहीन होगी तो पार्लियामेंट को तो स्टेप इन करना पड़ेगा। तो सर ये तो अदलिया के खिलाफ डायरेक्ट एक महाज नहीं खोल लिया आप लोगों ने? आप लोग ये कह रहे हैं कि अदलिया आइन की तौहीन कर रही है, वो भी आला अदलिया इस मुल्क की। देखिए, आपसे अभी पहले भी बात हो रही थी कि आइन किसने तोड़ा, और जो ये आजकल बड़ी आइन और कानून की बात करते हैं, इनसे सबसे पहले तो पूछें कि इनका जो साबका डिप्टी स्पीकर था उसने आइन की धज्जियाँ किस तरह से बिखेरी थी। और हम नहीं कहते, जो 2 जजेस ने फैसला दिया है वो भी आप देख लें कि उन्होंने किस कदर वजाहत की है कि कौन कौन से आइन के दफ़ात जो हैं वो मतलब है कि तोड़े गए हैं इस फैसले में, जिन दफ़ात का वो जिक्र कर रहे हैं कि उनको तो फिर मुअत्तल करना पड़ेगा उन दफ़ात को अगर इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है। तो जाहिर है किसी भी फैसला आने के बाद उस पर तबसरा हो सकता है, बातें हो सकती हैं। जहाँ तक पार्लियामान का ताल्लुक है, पार्लियामान का काम ही कानून साजी करना है। हाँ। और वो कानून साजी कर रही है। दूसरा, भागने वाली बात इन्होंने की थी तो ये भूल गए हैं कि ये भी वो न्याजी साहब जब अपने घर की दीवार फलांग के भागे थे, गेट पर पुलिस खड़ी हुई थी, तो वो वाकया भी इनको याद तो होगा ना किस तरह से भागे थे। और साथ जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग उनके घर पे वारंट लेकर आते तो किस तरह पेट्रोल बम उनके ऊपर फेंकते थे। 9 मई को इन्होंने जिस तरह से मुजस्समों को तोड़ा, जिस तरह से तंसीबात के ऊपर हमला किया, जिस तरह से इनके एक बंदे की वीडियो रिकॉर्ड है, जिस तरह जो है वो धमकियां दे के उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और अदालत के अंदर बैठकर भी उसने मीडिया को कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर यही कुछ होगा पाकिस्तान के साथ। तो ये इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है, पाकिस्तान को तोड़ने की इन्होंने बात की है, पाकिस्तान में लॉकडाउन करने की बात की है। इन्होंने हमेशा पीटीवी पर इन्होंने हमला किया, पेशावर का रेडियो स्टेशन इन्होंने आग लगाई, और आज एक बड़ी ढिठाई के साथ कहते हैं हमने किया नहीं। तो भाई ये तो पता जाएगा ना कि आपने किया है या नहीं किया और क्या किया है। मैंने आपका पॉइंट ले लिया, मैं आती हूँ आपकी जानिब से। एक तो जो रिस्पॉन्ड करें वो कहते हैं जी इमरान खान भागे थे घर की दीवार फैलान के। दूसरा वो कहते हैं कि फैसला आने के बाद तो उस पर कमेंट भी किया जा सकता है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, हमने कर दी तो क्या हुआ। इनको थोड़ा सा याद कराता चलूँ कि खान साहब भागने वालों में से भागे थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, सीढ़ियाँ लगाकर, और वो जहाँ पर रुके थे कहें तो उनका भी एड्रेस इनको मैं दे देता हूँ। और 9 मई की बात करते हैं, इनकी हुकूमतें 1 साल से जायद का अरसा हो गया, ये अभी तक साबित कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं आपके अपने लोगों ने वीडियोस डाल के साबित कर दिया। अक्सर ये इनका कोई काम नहीं अदालतों में प्रूव करना, राइटिंग ऑन द वॉल है, पता मतलब कि इसका मतलब अदालतों में जो केस चल रहे हैं, जो मतलब कि वो कर रहे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, प्रोसिक्यूशन की कोई हैसियत नहीं है, वहां साबित करना कोई हैसियत नहीं है। तो आ जाए ना, ये फिर वहां पर क्या चाहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स, ताकि ये चाहते हैं कि वो इनका उधर ही टकराव रहे। ठीक है जी। और दूसरी बात, ठीक है, इन लोगों ने ना 16 माह में यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजाइन देकर चली गई थी तो 16 माह में इन लोगों ने NRO लिया था, पार्लियामेंट में 80 बिल लाकर अपने गुनाह जो इन लोगों ने इस अवाम का खून पसीने की कमाई जो इन लोगों ने चोरी करके एवन फील्ड में, जिसमें मरियम बीबी कहती रही हैं मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा भाई बहन, मतलब कि इतने झूठ और वाजे वो आप लोगों को टीवी पर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मैं पीडीएम हुकूमत में इन लोगों ने जो काले कवानीन बनाए थे ना, ये आज उन्होंने इन लोगों ने फिर दोहराया है। लेकिन इनकी किस्मत खराब ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान में बैठे हुए हैं। आज हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और साथ साथ इनके आपको और इनको बताता चलें, हम पाकिस्तान पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे बिलीव रखते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्लियामेंट की सुपरमेंसी पे, लेकिन इनको डकैती नहीं करने देंगे रिजर्व सीट्स पे। हमारी फिर अखलाकियात अच्छी है ना कि हम फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जाके बजाएंगे। ये मैं बारहा कह रहा हूँ, ये ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो गए कि ये चाहते हैं कि हमें धक्का देकर गले से पकड़ के निकाले ताकि हम मजलूम बने। हम इन्हें मजलूम नहीं बनने देंगे इस पाकिस्तान में। मैं से भी कोई कमेंट लूंगी। 2 इन्वेस्टिगेशन सर केपी के गवर्नमेंट की इस वक्त मेरा ख्याल है अंडर प्रोसेस है, उनका ही बता दें। 9
9 मई का जुडिशल कमीशन भी केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, दूसरा बन्नू वाकये के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की बात बिल्कुल उस पे तो आप लोग अपनी कोई रिपोर्ट ले आए 9 मई के ऊपर? हमने तो अभी इनिशिएट किया है ना, तो उसको जब इंक्वायरी हो जाएगी तो सामने पब्लिक हो जाएंगी, इसमें तो दो राय वाली बात ही नहीं है। बन्नू वाले वाकये में तो जलसा गाम है, 14 पॉइंट एजेंडा जो डिस्कस हुआ था आपके एपेक्स कमेटी में वही सामने लेकर आए थे। उसमें कौन सा अलीमिन गंडापुर ने वहां पर अपनी राय दे दी, नई राय दे दी। जो डिसाइडेड चीज थी वो पब्लिक में जाके अनाउंस की। अगर उस डिसाइडेड चीज को फिर वही चोर दरवाजा के अंदर कुछ बाहर कुछ, चोरी की आदत जो पड़ी हुई है, एक ज़हनी चोर है, तो वो कर क्या सकता है? तो वो जब आपने इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करनी है तो फिर डेफिनेटली हम भी अपने ट्राइब में गए, उन्होंने पब्लिक में जाकर यह सारा मौकफ जो है बयानिया सामने रख दिया, तो उसके बाद क्यों खामोशी हो गई? अच्छा, अदालती फैसले जो होते हैं ना अली, उनके खिलाफ रिव्यू में जाया जाता है, वापस अदालत के पास जाया जाता है, ईवान में जाकर उनके खिलाफ शिक बाय शिक जो है वो काउंटर कानून साजी नहीं की जाती जो आप लोगों ने की है। लेकिन अब ये जो बात करें डॉक्टर साहब, आज ईवान में भी कहा गया कि वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मसले को लेके, सुबकी हो सकती है वहां से। आप लोगों का एहसास है इस बात का? नहीं, देखें दोनों फार्म में कानून साजी करना पार्लिमान का काम है और पार्लिमान बिल्कुल उस पर कानून साजी, और कानून साजी पहले भी बड़ी क्लियर थी। हाँ। लेकिन उसको भी उसी तरह से तार तार किया गया जिस तरह से कि सूरी ने किया था कौमी असम्बली में बैठकर। सर, आप बार-बार कह रहे हैं अदालत ने गैर कानूनी कहा था, ये गैर आईनी नहीं कहा था, इसमें बड़ा फर्क है इन दोनों बातों में। गैर आईनी और गैर कानूनी दोनों, आईनी तो तोड़ा था ना, आइन में तो उसकी इजाजत नहीं है, आइन में यदम इत्तेमाद का तरीका दर्ज है, उन्होंने तोड़ के उसके बाद असम्बलियां तोड़ी तो और आइन, उन पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और लगेगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। इनको मतलब है कि वो कानूनी तौर के ऊपर जो है इनको आइन और कानून की गिरफ्त में लाकर इन पर साबित करेंगे, जिस तरह से कि इंशाअल्लाह ताला 9 मई के वाकयात भी इन पर साबित, वो ओपन सीक्रेट है। और देखें रियासत ये समझती है कि आज भी इनकी कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है, क्योंकि ये दहशतगर्द है, कहीं ना कहीं से तो इनकी सहूलतकारी होती है। तो यही वजह है कि ये आप मुझे बताएं कितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर जो है अगर ये हमें टेररिस्ट कहेंगे तो ये हमें दहशतगर्द कहेंगे तो हम इनको बेगैरत कहेंगे, बेशर्म कहेंगे। वो आम अदालतों में इनकी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए ऐसे लोगों के साथ ना बिठाया करें। मैं बार-बार इस बात की मजम्मत करती हूँ, जब भी आप लोग इस तरह के एक्सट्रीम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिशियंस आप लोग अपने उस दायरे के अंदर रह के एक दूसरे से इख्तिलाफ करें, दहशतगर्द, एक्सट्रीमिस्ट, इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें। बस वक्त भी खत्म हो गया, वरना मैं मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।